देखिए भाई, हमने आप लोगों को पढ़ा रहे थे हम उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में हमने 2-3 साइड से उत्तर प्रदेश पढ़ा दिया था, ठीक है। थोड़ा सा हम भैया सबसे पहले रिवीजन करेंगे, और हमें यूट्यूब में जो पहली बार देख रहा है हम उनसे कहेंगे कि पहले आप हमारी प्ले लिस्ट में चले जाओ, जो पुरानी वीडियो डली है उसको देखो, इसके बाद ये देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पता पड़े आज पहली वीडियो देखोगे आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर करके बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना है तो आपकी मर्जी है, आपको यदि अच्छा लग रहा हो, मटेरियल अच्छा दे रहे हो तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ना लग रहा हो तो बिल्कुल ना देखो वीडियो। यदि लगे कि हाँ कोई वीडियो पढ़ा रहा है, कोई अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप लोग भैया वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपन लोग आगे। चलिए भैया, देखना है आप लोगों को यूपी के बारे में। यूपी के बारे में भैया अपन लोग पढ़ते हैं। चलिए भैया देखना, हमने आप लोगों को उत्तर प्रदेश के कौन सा क्षेत्र पढ़ा दिया, सबसे पहले बताइए। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र बुंदेलखंड, दक्षिणी क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र, ये वाला, इसको बोलते हैं भैया पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, इसको बोलते हैं दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का क्या बोलते हैं? दक्षिणी क्षेत्र, जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड। हमारा बुंदेलखंड न्यारो, हमें लगे प्राणन से प्यारो, ठीक है। यहाँ का भैया क्षेत्र कौन सा? मध्य का, मध्य यूपी, पश्चिमी यूपी, दक्षिणी यूपी और मध्य यूपी, जिसको बोलते हैं अवध का मैदान, अवध का क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं? अवध का क्षेत्र। पश्चिमी यूपी, दक्षिणी यूपी, जिसको बुंदेलखंड कहते हैं, अपन लोग रहते हैं। और यहाँ पे भैया क्या? अवध का क्षेत्र। अवध मतलब लखनऊ वाला क्षेत्र। अब ये वाला क्षेत्र रह गया बस, ये वाला क्षेत्र रह गया बस ओनली, और अपना उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? खत्म। ये वाला क्षेत्र कौन सा है भैया? पूर्वांचल। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वांचल, अर्थात भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसको क्या बोलेंगे? पूर्वांचल। क्या बोलेंगे बउआ? पूर्वांचल। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? पूर्वांचल। क्या बोलेंगे? पूर्वांचल। अब पूर्वांचल के बारे में अपन को जानना है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मिटाल दें, इसको ओनली पूर्वांचल को समझेंगे अपन। अब इसमें ये वो वाला बोर्ड लगवाना है, ये स्मार्ट बोर्ड, ये काम नहीं कर रहा। स्मार्ट बोर्ड की बस लगाना है, बहुत जल्दी लगाना है, इसी महीने में लगवा लेंगे। चलिए एक बार फिर से मैप बना के समझाते हैं आपको। देखिए भैया, शोर ना करिए बेटा, शोर ना करो, मान जाओ। ये क्या है भैया? उत्तर प्रदेश। ये क्या है? उत्तर प्रदेश। बड़े बड़ा जानवर को हड्डा डर हुआ कहूँ क्या भैया? यूपी। यूपी का कौन सा क्षेत्र पढ़ना अपन को? ये वाला क्षेत्र पढ़ना। कौन वाला? ये वाला क्षेत्र। अब भैया ध्यान से समझिएगा, हम लोग ये वाला क्षेत्र पढ़ते हैं। ये वाला क्षेत्र भैया पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखिएगा, इसको और थोड़ा सा बड़ा बना लें क्योंकि ये इसी की जरूरत है। ये वाला क्षेत्र पढ़ना है। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आओ, सबसे नीचे, सबसे नीचे आओ, बिल्कुल भैया बिल्कुल तरे आ जाओ, बिल्कुल नीचे आ गए। बोलो, यहाँ पे भैया उत्तर प्रदेश की झील मिलेगी, गोविंद बल्लभ
पंत सागर। सागर का मतलब पता है? ए ध्यान समझ लो, सागर, सागर मतलब समुद्र भी होता है और सागर मतलब झील भी होती है। सागर, लेकिन कौन सी सागर झील होती है? ध्यान समझना, ऐसा झील, ऐसा सागर जो भैया काश समुद्र से ना जुड़ा हो। किससे ना जुड़ा हो? समुद्र से ना जुड़ा हो। उस सागर को क्या बोलते हैं? उसको भैया सागर नहीं बोलते, फिर उसको क्या बोल देते हैं? जिसकी भैया सीमा, जैसे ये यहाँ पे समुद्र का पानी भरा है, लेकिन ये भैया किससे नहीं सीमा बना रहा? समुद्र से नहीं जुड़ा, बीचों बीच भरा है, तो इसको क्या बोलेंगे? झील बोलेंगे, ना कि इसको क्या बोलेंगे? सागर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भैया नीचे उत्तर प्रदेश में एक झील है। उत्तर प्रदेश में क्या है? एक झील है। कौन सी झील है भैया? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सागर मतलब झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, और सागर मतलब झील। गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील भैया सागर। ये कौन सी नदी पे है? देखो नीचे एक नदी मिलेगी आपको, यहाँ पे एक नदी मिलेगी, रेहंद नदी। कौन सी नदी? रेहंद नदी। कौन सी नदी? रेहंद नदी। कौन सी नदी? तो उत्तर प्रदेश में रेहंद नदी में कौन सी झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो भैया गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ, कौन सी नदी पे? रेहंद नदी पे। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है बेटा? उत्तर प्रदेश में। अब चलिए भैया, तो समझ में आ गया। अब आइए हल्को से भैया ऊपर आइए, अब घर के दरवाजा के ऊपर हल्को से बखरी में आओ। यहाँ पे मिलेगा आपको रेणुकूट। रेणुकूट क्या मिला? मिला कि नहीं मिला? बोलो क्या मिला भैया? रेणुकूट। और रेणुकूट में भैया एक उद्योग है, कौन सा? एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पे है भैया? चमड़ा उद्योग कहाँ पे है? कानपुर। और कांच की चूड़ियों का उद्योग कहाँ पे है? फिरोजाबाद। खेल का सामान उद्योग मेरठ। और भैया एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। अब आइए भैया, आपको एक जगह ऊपर मिलेगी रावटगंज, जिसका पुराना नाम था सोनभद्र। यहाँ पे मिलेगा भैया रावटगंज। इस नीचे को क्षेत्र तो आयो पढ़ रहे अपन, तो रावटगंज, रावटगंज। और यहाँ पे भैया एक जगह है, कौन सी? सोनभद्र। यहीं पे इसको सोनभद्र कहते थे, रावटगंज, सोनभद्र। और ध्यान से समझिए, रावटगंज, सोनभद्र, और यहीं पे एक मिलेगा आपको ओबरा। क्या मिलेगा? देखो तनक मिलू कि नहीं मिलू? ये तीनों जगह मिली कि नहीं मिली? रावटगंज, सोनभद्र और ओबरा। मैप भैया देखो, मैप तुम्हारा मैप कहाँ है बेटा? अरे गलत बात है, घरे क्या कर रहे हो? घरे क्या कर रहे हो आज? मैप गलत बात है। देखो बगैर मैप के तो कुछ होना ही नहीं है। एक मैप पे न दे दो इन दो जनन के, इन दोनों के दो, एक मैप दे दो इन दो जनन के, ठीक है? तुम दो जने में देखो। और मैप यहाँ पे सबके पास है? कहाँ है तुम्हारे पास? पीछे तुम्हारे पास है, फिरोज साहब तो गलत। आओ यहाँ पे सबके पास है। चलिए भैया, यहाँ पे ये जगह का नाम है कौन सा? रावटगंज, सोनभद्र और ओबरा। ये भैया काय के लिए जाने जाते हैं? ध्यान से समझिए, ये भैया गिट्टी के लिए जाने, गिट्टी और सीमेंट, सरिया, जो गिट्टी नहीं आती, गिट्टी तुमने देखा होगा लड़कियां का, जब 4-5 ठीक है ले लें, मन चाहे बात की लें, एक के बाद ऐसी करें, फिर ऐसी लगा है, फिर ऐसी हल्को से ऐसे करें, एक के बाद ऐसी करके ऐसी कर लें, फिर एक के बाद ऐसी करें, खिलत नहीं है। और कुछ लोग भैया ऐसी करके और ऐसी खेले कराते हैं। तो भैया वही वाली गिट्टी कहाँ पे है? रावटगंज, सोनभद्र, ओबरा मकान बनाने वाली गिट्टी नहीं होती भैया,
ये बोलेगा चपेटा के, तो चपेटा ले लो। तो गिट्टी कहाँ पे भैया, गिट्टी का कहाँ पे बनती है सबसे ज्यादा? रावटगंज, ओबरा, सोनभद्र के एरिया में। तो गिट्टी का यहाँ पे गिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गिट्टी। क्या? गिट्टी। गिट्टी के लिए भैया प्रसिद्ध है कौन? रावटगंज, सोनभद्र, ओबरा। काय के लिए प्रसिद्ध है बेटा? गिट्टी के लिए। हल्को सो ऊपर आ जाओ, हल्को सो ऊपर आ जाओ, आपके मिले दीनदयाल उपाध्याय शहर को नाम है। और दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बंदरगाह भी है। कहाँ पे? कांडला बंदरगाह का नया नाम कहाँ पे? और एक शहर को नाम है दीनदयाल उपाध्याय। इस शहर को नाम कहा है? ते पे मिल गया? बोलो। हल्को और रावटगंज के ऊपर आ जाओ, आपके मिलेगा भैया दीनदयाल उपाध्याय शहर का नाम। ये भैया इसका नाम पहले था मुगल सराय। क्या नाम था इसका? मुगल सराय। और मुगल सराय का भैया नाम चेंज हो गया। क्या नाम हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय शहर का नाम। ये भैया इसका नाम पहले था मुगल सराय। इसका नाम क्या था? मुगल सराय। और मुगल सराय का नाम चेंज करके क्या रख दिया भैया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहर का नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया भैया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब दीनदयाल उपाध्याय के बगल में आओ, आपको एक जगह मिलेगी भदोही। भैया यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको भदोही। मिला कि नहीं मिला? देखो नीचे भैया गोविंद बल्लभ झील, ऊपर चले जाओ तो हल्को सो रेणुकूट, फिर रावटगंज, सोनभद्र, ओबरा, फिर इसके बाद दीनदयाल, और दीनदयाल के बगल में कौन? भदोही। कौन भैया? भदोही। और भदोही शहर काय के लिए प्रसिद्ध है? भैया ध्यान से समझना, कालीन उद्योग है यहाँ पे। कालीन जानते हो क्या होता है? क्या होता है? ध्यान से समझना। कहते हैं भैया कालीन बिछा दो, जी जा रहे हैं आगे, कालीन लिया, कालीन बिछा दो। कालीन का मतलब ये होता है भैया दरी टाइप के को कालीन उद्योग। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में कि कालीन उद्योग कौन के लिए क्या प्रसिद्ध है? कौन सा शहर? भदोही शहर। तो ये भैया काय के लिए प्रसिद्ध है? कालीन भैया, अर्थात कालीन के लिए। कालीन उद्योग है यहाँ पे। कालीन जानते हो भैया क्या होता है? कालीन मतलब फर्श में बिछाने वाला। कालीन, जैसे हमें तो कोचिंग में अभी कालीन बिछवाने हैं, पूरी कोचिंग में क्या बिछवाना है? कालीन। तो कालीन कहाँ से मंगाएंगे भैया? उत्तर प्रदेश के भदोही से। कौन यहाँ पे क्या मिलता है भैया? कालीन मिलती है। तो यहाँ पे कालीन उद्योग है। कालीन, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कालीन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है? कौन सा? भदोही। अब आइए भैया, भदोही के नीचे मिलेगा आपको मिर्जापुर। एक पिक्चर बनी थी गैंग्स ऑफ मिर्जापुर। वो भैया ध्यान से समझना, यहाँ पे एक जगह है भैया, कौन सी? मिर्जापुर। ध्यान समझना, दीनदयाल, भदोही, मिर्जापुर। दीनदयाल, भदोही, मिर्जापुर, रावटगंज, सोनभद्र, ओबरा, रेणुकूट, और नीचे भैया कौन सी झील? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, गिट्टी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का रावटगंज या ओबरा या सोनभद्र। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कौन सी नदी पे? रेंद नदी पे। कौन से राज्य में? कालीन उद्योग के लिए भदोही। और मुगल सराय का नया नाम? मुगल सराय का नया नाम? मुगल सराय का नया नाम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हल्का सा भैया ऊपर आओ, हल्का सा ऊपर आओ, आपको एक जगह मिलेगी भैया गाजीपुर। मिर्जापुर कुछ नहीं, तुम्हें शहर का नाम याद रखना है बस। यहाँ पे देखिए भैया, आपको एक जगह मिलेगी गाजीपुर। कौन सी जगह मिली? गाजीपुर। देखो मैप में मिली कि नहीं मिली? मैप में जाइए भैया, मैप में जाइए। आप मैप ले लो फिर तुमसे, ठीक है ना? देखन दो, तुम अपना लहराओ। गाजीपुर, यहाँ पे भैया कौन सी जगह है? गाजीपुर। एक जगह है बेटा, कौन सी? गाजीपुर। मिल गई कि नहीं मिली?
बोलो, गाजीपुर जगह मिल गई कि नहीं मिली? उत्तर प्रदेश का भैया ताला उद्योग कहाँ पे है? अच्छा, अलीगढ़। चाकू उद्योग, पीतल उद्योग, गिट्टी उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, और है वो कालीन उद्योग। कानपुर में कौन सा उद्योग है? चमड़ा उद्योग। आम कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अमरूद कहाँ के प्रसिद्ध हैं? पान कहाँ को प्रसिद्ध है? महोबा को लगा के पान, बनारस। खाई के पान बनारस वाला। पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? महोबा में। और पान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन के आधार पे लगाना है। ऑप्शन में फिर महोबा ना आएगा तो महोबा लगा दियो। महोबा में पानी के निर्माण ही होते, तो फिर बनारस वाला। खाई के पान बनारस वाला। मुँह में डारो घर जाए कहांगो तुम्हें तो पता तक नहीं है कहांगो। तो भैया देखो, ये कौन सा शहर है? ये गाजीपुर। कौन सा शहर है भैया? गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा गया था, कतई जहर क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये है मैप का जलवा। आपको देखो मैप पे हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, जियोग्राफी भी और करंट भी, स्टैटिक भी, सब चीज पढ़ा रहे हैं हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भैया कहाँ पे है? कहाँ पे है? गाजियाबाद में। वो गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में। ध्यान से समझना। अफीम की कोठी, अफीम की, देखना, अफीम भैया बहुत से रोगों को दूर करने वाली होती है। अफीम जो है तो दवाई में जब भैया देखो मानो तो गंगा मैया नहीं तो बहता। यदि शराब को, अल्कोहल को भैया दवाई के रूप में पियोगे तो वो यह काय का काम करेगा? दवा का। और भैया, और यदि भैया नशा के लिए काम करोगे तो खट्ट से मारो, गड़गड़ गड़गड़ खोलो, हल्को सो लो, खन खन। भाई एक ही हाथ को पैक बना के पिए, दूसरों पिए बना दे तो हम ना पिए। तो नालायक को देखो, तो गाजीपुर है जो गाजीपुर, तो गाजीपुर में भैया कौन सी कोठी है? अफीम की कोठी। अर्थात भैया यहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। गवर्नमेंट करवाता है। क्या करवाता है? गवर्नमेंट कराता है। वैसे अफीम की खेती करना भैया कानून अपराध है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हें भैया उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। काय का बनवाना पड़ेगा? लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। काय की खेती करने के लिए? तुमसे भैया जब तुम लाइसेंस बनवा लोगे तो तुमसे डायरेक्ट गवर्नमेंट आएगी, तुमसे अफीम खरीदेगी। तुम किसी को बेच भी नहीं सकते, उसमें सब शर्तें होती हैं। ऐसा ही सरकारी कोठी है अफीम की। तो अफीम की कोठी कहाँ पे है? गाजीपुर में। यहाँ पे अफीम की भैया अफीम की खेती होती है। अफीम की कोठी है। अफीम की कोठी है यहाँ पे। क्या है भैया यहाँ पे? अफीम की कोठी। और यहीं पर देखना बेटा, यहीं पर गाजीपुर का एक भैया एक शहीद था, वीर जवान था यहाँ पर। यहाँ का भैया गाजीपुर का एक वीर जवान था जिसका नाम था अब्दुल हामिद। क्या नाम था? अब्दुल हामिद। कहाँ का था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद कहाँ का था बेटा? गाजीपुर का अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद कहाँ का रहने वाला था भैया? गाजीपुर का। कहाँ का रहने वाला था? गाजीपुर का अब्दुल हामिद। 1900 भैया देखना ध्यान से,
अब्दुल हामिद ये था जवान था ना, ये इसकी भैया शहादत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं हम। अब्दुल हामिद की शहादत के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब्दुल हामिद कौन था, कैसा क्या है। जो अब्दुल हामिद था बेटा, 1962 में तो अपन चीन से हार गए थे। किसकी कमी से भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह दो। उसने भैया सिर्फ काय के लिए यूएनओ का क्या बनना चाहता था, सचिव बनना चाहते, इसलिए वो लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि यूएनओ एक संगठन ऐसा है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संगठन है, इसलिए भैया यूएनओ वो बनना चाहता था सचिव। इसलिए भारत में और चीन ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था तिब्बत का। अक्साई चीन जो कब्जा कर लिया था ना, कितने परसेंट, 10%, वही 1962 में तो कब्जा कर लिया था। और यहाँ से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई भी रिएक्शन ही नहीं किया था, कोई कुछ कहा ही नहीं था। तो अर्थात और भैया चीन ने 1962 में भारत का हिस्सा भी कब्जा कर लिया और यूएनओ ने उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू को सचिव भी नहीं बनाया। और मीडिया ने, भारत के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना बुरा बोला, मीडिया ने इतना उछाल किया, इतना बोला, सब लोगों ने इतना तिरस्कार किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो तिरस्कार झेल नहीं पाए और रात में उनको क्या आ गया, अटैक आ गया और भैया क्या हो गए, चल बसे। तो अपन ने भैया बहुत शहादत झेली है। 1962 की लड़ाई तो भैया अपने घाव भरे ना आते। 1962 की लड़ाई में तो अपने घाव भरे ना आते। सबरी सेना भारत के भैया कौन सी दिशा में लगा दी थी, चीन साइड में, पूर्वी दिशा में पूरी सेना लगा दी थी। अब पश्चिमी दिशा में बहुत कम सेना थी। 1965 का समय था। पाकिस्तान ने सोचा, पाकिस्तान ने कि अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है भैया। और 1965 का समय था और भारत के कुछ हिस्सों में क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए भैया, कब्जा कर लिया जाए। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। उस समय भैया यहाँ के बहुत कम सैनिक थे और कुछ सैनिकों की छुट्टी भी चल रही थी। जैसे भैया बहुत कम सैनिक थे और बहुत से सैनिकों की क्या चल रही थी भैया, छुट्टी भी चल रही थी। छुट्टी में सैनिक घर भी गए थे। और जब 1965 की लड़ाई हुई तो भैया एक भैया अजय आहूजा नाम का व्यक्ति था। कौन था, अजय आहूजा, ध्यान से समझना। और उसी 1965 की लड़ाई में ही अब्दुल हामिद की भैया शहीद हुए थे। अब्दुल हामिद कहाँ के रहने वाले थे, गाजीपुर के। ये भी उसी लड़ाई में शहीद हुए थे। और 1965 की लड़ाई जब पाकिस्तान ने समझा कि 1962 की लड़ाई तो भैया झेल के आए हैं, बिल्कुल घाव भरे हैं, या भरे हैं नहीं, जो बिल्कुल कमजोर पड़ गए, हार गए, बिल्कुल कमजोर हैं, ऐसा मौका है सारे के दबे हैं और दबा दो, बिल्कुल दबो हो भैया, एक और दबा दो। तो पाकिस्तान ने कहा ऐसा मौका है भारत पर कब्जा करने का। 1965 में पाकिस्तान ने क्या कर दिया, भारत पर अटैक कर दिया। तो सबसे पहले भैया जब अटैक हो गया तो सभी जितने सैनिकों की, बाकी सैनिक तो बहुत ज्यादा यहाँ लगे थे, क्योंकि यहाँ से चीन से अपना विरोध चल रहा था। 1962 की लड़ाई थी तो इस साइड लगे थे। और बाकी भैया जितने थे, बाकी काफी लोगों की छुट्टी चल रही थी, रक्षाबंधन का टाइम था। कब का टाइम था भैया, रक्षाबंधन का टाइम था। और सबसे पहले जो 1965 की लड़ाई में जो एक शहीद, सबसे पहला शहीद हुआ था, वो था भैया कौन, अजय आहूजा। राजस्थान में एक कोटा जगह है, राजस्थान में कौन है, जो 3 जगह से भैया 3 तरीके से जहाँ पे बिजली बनती है, परमाणु से, जल से और कोयला से। उस जगह पर कोयला, हाँ कोयला जहाँ पे कोटा, राजस्थान की धरती से एक भैया व्यक्ति, एक जवान था अपना अजय आहूजा। कौन था, अजय आहूजा नाम का जवान था। ये भैया 1965 की लड़ाई में सबसे पहले ये शहीद हुआ था अजय आहूजा। छुट्टी थी, घर आया था। रक्षाबंधन अगले दिन था, और बस एक दिन रह गया था, छुट्टी थी। और अपनी पूरी कमांड का हेड था। अचानक भैया वहां से फोन आ गया कि 1900 पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है और जितने जवान है सबकी छुट्टी क्या कर दी जाए, सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाए, सभी आर्मी के जवान वापस आइए, क्योंकि पाकिस्तान का क्या हो गया है, हमला। वैसे भी सेना यहाँ लगी हुई है, बहुत कम सेना है, और आप लोग तुरंत वापस आइए। अजय आहूजा की बहन थी छोटी सी, 14-15 साल की, 14-15 साल की भैया उसकी बहन थी अजय आहूजा की। अजय आहूजा की बहन ने कहा, मतलब अजय आहूजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, एक दिन मैं कमांड का हेड हूं, मैं यदि कह दूंगा, बेटा आप लोग दोनों लोग बहुत बात करते हो,
अजय आहूजा ने अपनी बहन से कहा कि मैं सेना का हेड हूं, यदि मैं बोल दूंगा कि मैं एक दिन बाद आ जाऊंगा तुम कोई मेरी बात टालेगा नहीं, क्योंकि मैं सेना का क्या हूं, हेड हूं। लेकिन उसकी बहन ने कहा, ये होती है भैया, बहन है, ये होती है वो। उसने कहा कि भैया रक्षाबंधन तो हर साल आता है, लेकिन तुम्हें भारत माता की रक्षा करने का तुम्हें सौभाग्य, तुम्हें भैया ये बार बार नहीं मौका मिलेगा। तुम जाओ, रक्षाबंधन अगली साल मनाएंगे। अजय आहूजा उसी दिन भैया, उसी दिन ट्रेन के माध्यम से भैया पहुंच जाता है कहां, आ जाता है इस वाले क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान के क्षेत्र में भैया आता है और यहीं पर पाकिस्तान ने 1965 में आक्रमण कर दिया था, और पाकिस्तान ने बड़े बड़े टैंकों के साथ भैया आक्रमण किया था। काय के साथ भैया आक्रमण किया था, बड़े बड़े भैया पैटर्न टैंक थे। पैटर्न टैंक कैसे होते थे, पैटर्न टैंक पता है कैसे हैं, इसमें भैया गोला वोला मार दो ना, खन खन की आवाज आएगी, खन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता उनमें। चाहे भैया तोप तक चला दो तो भैया उस टैंक का कुछ नहीं होता। इतने खतरनाक पैटर्न टैंक थे। यू अमेरिका ने किसको दिए थे, पाकिस्तान को। काय किसको मारने के लिए, भारत को मारने के लिए ऐसे पैटर्न टैंक दिए थे अमेरिका ने। और आज कभी भूलना चाहिए, यदि छोटी सी कोई आज गलती कर दे, आज यदि कोई इंसान, आज समय है उसका, तो यदि वो किसी को यदि फोने में कुछ गाली दे दे या कुछ अपशब्द बोल दे, तो भैया मन में डाल लो, समय पे उसको बताएंगे। तो भैया वो यूएसओ को भी बताएंगे। यूएसए जो आज कहता है ना कि भारत 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 भारत, आज भारत कर रहा है, वो एक दिन तुमने हमें मारने के लिए पैटर्न टैंक दिए थे पाकिस्तान को, और आज तुम किसी को, या कोई, सब सेल्फिश जमाना है, तुम किसी को अच्छा ना समझो, सब तुम्हारे आज सिर्फ जो भी करते हैं सब यूज के लिए करते हैं। अपन को सब अंधे ना बन जाओ कि आंखें मिच लें, कान तोप ले, सामने जो कर रहा हो हाउ तुम सही आओ। अपना देखो, जो हमारा फ्यूचर बनना है, जिसमें यहाँ पे मम्मी पापा ने भेजा है, हमें अपना प्रॉफिट देखना, हमें अपना प्रॉफिट देखना, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं देखना। जिसमें हमारा प्रॉफिट होगा हम वो करेंगे। तो ऐसे ही भैया पाकिस्तान ने आक्रमण किया और यहाँ पे अजय आहूजा गए। अजय आहूजा बेचारे अजय आहूजा भैया गए। अचानक अजय आहूजा के पास में पैटर्न टैंक का एक गोला आया, पैटर्न टैंक का एक गोला आया और अजय आहूजा के भैया यहाँ पे घला, और अजय आहूजा भैया वर्तमान का हो गए, भैया शहीद हो गए। अजय आहूजा शहीद हो गए। अजय आहूजा जब शहीद हो गए भैया, जब अजय आहूजा की बॉडी छार छार उड़ गई भैया, छार छार उड़ गई, तो भैया अजय आहूजा की मां ने कहा था, अजय आहूजा की मां ने कहा था कि साहब मुझे अपने बेटे की पूरी बॉडी चाहिए। क्यों? कि जब हम भैया, मेरा बेटा जा रहा होता है या हमारे लड़के, हमारे बच्चे जब सेना में भर्ती करने जाते हैं, तो तुम 1 इंच भी नहीं लेते हो, 1 इंच कम पड़ जाए तो तुम कह देते हो भैया कि हम नहीं भर्ती करेंगे। और आज मैं अपनी बेटी की कैसी अधूरी बॉडी ले लूं। जब अजय आहूजा का शव तिरंगे में लिपट करके उस राजस्थान की कोटा की धरती में पहुंचता है, तो भैया ऐसी जन सैलाब किसी नेता के भैया रैलियों में नहीं आता है। जहां पे 15 मिनट में उसके घर में गाड़ी चली जाती है, 2 घंटा लग गए थे, इतना जन सैलाब था। ये होता है भैया भारतीय जोश। यदि जगा दो ना भारतीयों को, अरे देश के लिए कुर्बान हो जाए। आज कह दो कि देश की बात है, तो आज युवा, जो भारत का युवा है, आज चला जाए, कोई ट्रेनिंग सामने अड़ा दो, चाहे जान से मार दो। तो ये है जोश। ये भैया कोई नेता की रैली में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भैया जो अजय आहूजा के अंतिम समय में जो तिरंगे में लिपट कर उसका भैया जो तन था, वो जब उसके घर में गया था, जब तिरंगे में लिपट कर उसके घर गया, तो भैया उसकी बहन, जब उसकी बहन उसे अजय आहूजा की शारीरिक जो तन था उसका, उसमें तिरंगे में लिपट करके जब उसके सामने रखा गया, तो उसकी बहन भैया, उस दिन रक्षाबंधन था, एक अपनी थाली में भैया राखी और रोली लेकर के आई थी उसकी शरीर के पास में, उसके बॉडी के पास में, उस जवान के पास में भैया लेकर के आई थी। और भैया वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसने कहा कि भैया तुम्हारी जो तुम शहीद हुए हो वो मेरी वजह से, यदि मैं कह देती आज रुक जाओ तो तुम मरते नहीं।
तो भैया बॉडी से एक बात कही गई है, ऐसा लिखा है, विद्वानों ने बताया है कि एक बात आई थी। क्या बात आई थी कि बहन इस जन्म में तुम्हें तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 7 जन्म में यदि मुझे चाहिए तो तुम्हारी जैसी बहन चाहिए। तुमने मैं अपनी फर्ज से हट रहा था, तुमने मुझे अब मेरा फर्ज याद दिलाया था। तो भैया मैं इस जन्म में तो तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाया, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारा भाई बन करके आऊंगा और तुम्हारा भैया फर्ज चुकाऊंगा। तो ये होता है जोश देश के प्रति। तो भैया हम बता रहे थे आपको यहाँ पर अब्दुल हामिद की कहानी बता रहे थे, जो कहाँ के थे, गाजीपुर के। पहला भैया सैनिक शहीद हो जाता है, कौन, अजय आहूजा। जब शहीद हो जाता है, बहुत सारे बटालियन शहीद हो जाती हैं भैया, बहुत सारे सैनिक जब शहीद होते हैं तो अब्दुल हामिद को बुलाया जाता है। अब्दुल हामिद इतना खतरनाक खूंखार भैया, इतना कलाकार भैया ये सैनिक था अब्दुल हामिद बड़ा जवान पट्टा था भैया, लड़ने वाला। जाता है अपनी बटालियन के साथ भैया, जाता है किसका मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए। पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भैया कहां जाता है, राजस्थान के क्षेत्र में जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को 1965 की लड़ाई चल रही थी जिसमें अजय आहूजा की भैया शहीद हो गए थे। अब अब्दुल हामिद को भेजा गया। अब्दुल हामिद गया, जैसे ही सामने से अब्दुल हामिद गया बेटा, सामने से टैंक आ रहे थे, पैटर्न टैंक। अब पैटर्न टैंक को भैया हल्का सा, जब कोई सामने से बिल्कुल मौत चली आ रही हो, हल्का सा घबराया तो भैया जब घबराया तो उसे एक बात याद आ गई। हमने लिखा है भैया कि अब्दुल हामिद के बारे में थोड़ा सा चंद लाइनें लिखी हैं, हम बता दें आपको कि याद है माँ ने कहा था, उसको माँ की याद आ गई, माँ ने कुछ शब्द कहे थे इसको, याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, और दूध की सौगंध है तुमको हार कर आना नहीं। अरे शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है, शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है, और हौसले से युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ है। भैया बहुत बढ़िया बात कही थी। जैसे ही भैया उसने ये बात कही, उसकी माँ ने भैया, माँ की शब्द कहे गए बात उसको याद आ गई। अरे अब्दुल हामिद युद्ध में कूद गया, बहुत तोप चलाने वाली जीप में बैठा था अब्दुल हामिद, और सामने से पैटर्न टैंक चले आ रहे थे। अब्दुल हामिद ने सोचा, दिमाग लगाया कि किस तरीके से इसका पैटर्न टैंक में एक कमजोरी होती है भैया, बाकी पूरा बिल्कुल कोई उड़ा नहीं सकता। एक कमजोरी होती है, जब पहिए में भैया चैन सी लगी रहती है, पहिए में चैन सी लगी रहती है, वो कमजोरी होती है। यदि चैन को तोड़ दिया जाए, चैन टूट जाती है, यदि चैन को तोड़ दिया जाए फिर पैटर्न टैंक कहीं जा नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? वैसे पैटर्न टैंक की रेंज भैया, क्योंकि पैटर्न टैंक की रेंज 2 से 2.5 किलोमीटर होती है, ठीक है, और चल करके जाएगा तो आगे तक चला जाएगा, और चैन टूट जाएगी तो भैया क्या हो जाएगा, स्थायी रुक जाएगा। उसकी ये कमी थी। 7 पैटर्न टैंकों को धड़ भैया किसने, अब्दुल हामिद ने क्या कर दिया भैया, ध्वस्त कर दिया। चैनों को भैया बम से भैया 7 टैंकों को भैया उड़ा दिया, और चले आ रहे थे टैंक, पैटर्न टैंक, और पीछे से अमेरिका के दिए गए उन पाकिस्तानियों को 7 टैंकों को, पैटर्न टैंकों को उड़ा दिया था किसने, अब्दुल हामिद ने। अब बेचारा अकेला था, क्या करे, बहुत वहां से भयानक, बिल्कुल समझ लो कि जब अब्दुल हामिद अकेला था भैया, अब्दुल हामिद अकेला था, और सामने से भैया बिल्कुल पूरी तरीके से उनने पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी सेना ने भैया सीधे कह दिया किसी पर कोई अन्य सैनिक को नहीं मारेगा, डायरेक्ट निशाना, पूरी सेना किसको निशाना बनाओ, सिर्फ अब्दुल हामिद को भैया निशाना बनाया गया। जब अब्दुल हामिद को निशाना बनाया गया और एक गोला आया, अब्दुल हामिद जी जीप पर बैठे थे, अपनी गाड़ी पर बैठे थे, वहीं से भैया पाकिस्तानियों को गोला के द्वारा भैया मार रहे थे, गोला फेंक मार रहे थे, और एक गोला आया और भैया अब्दुल हामिद के भैया शरीर से टकराया। तो भैया कहना चाहते हैं कि दंदनाता एक गोला भैया वीर से टकराया, दंदनाता एक गोला वीर से टकराया, और आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया, और भैया एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, और शीश ऊंचा कर गया हामिद हिंदुस्तान का।
कहने का मतलब क्या है भैया, वो गोला आया था ना, वो गोला से अब्दुल हामिद की भैया क्या हो गए, शहीद हो गए और चित्रा उड़ गए। तो ये अब्दुल हामिद कहाँ के थे भैया, गाजीपुर के। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनकी भैया शहीद कौन सी लड़ाई में हुई थी, 1965। भले ही भैया 1965 की लड़ाई में फिर अपन ने जीता 1965 की लड़ाई। ठीक है भैया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या पढ़ाया हमने, गाजीपुर। यहाँ पे क्या पढ़ाया, गाजीपुर। अब आगे आइए, आपको मिलेगा बगल में, गाजीपुर के बगल में, जस्ट बगल में मिलेगा आपको बलिया। यहाँ पे आइए, आपको एक जगह मिलेगी, कौन सी, बलिया। मैप में देखो मिली कि नहीं मिली, गाजीपुर के जस्ट बगल में देखो आपको एक जगह मिलेगी बलिया, मिल गई, बोलो, बलिया मिल गई कि नहीं मिली? गाजीपुर के जस्ट बगल में आपको एक जगह मिलेगी, कौन सी, बलिया जगह मिलेगी, ये है बलिया। बलिया में क्या था ये आप ध्यान से समझिएगा। बलिया में क्या था इसको समझना है अपन को ध्यान से। बलिया भैया मंगल पांडे कहाँ के थे, मंगल पांडे कहाँ के थे बेटा, बलिया के। मंगल पांडे जी कहाँ के थे, बलिया के। मंगल पांडे कहाँ के थे, बलिया के। ध्यान से समझिएगा बलिया के बारे में। बलिया एक जो एहसास है यूपी का, बलिया अपने देश को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, 15 अगस्त 1900। स्वतंत्रता, पूरे देश को स्वतंत्रता बाद में प्राप्त हुई और भैया बलिया पहले से आजाद हो गया था। इसको बोलते हैं बागी बलिया। क्या बोलते हैं, बागी। बागी जानते हो, बागी वो होता है भैया जिसको, जो बागी बन जाता है वो सिर्फ फिर किसी को नहीं देख, उसको एक लक्ष्य होता है, क्या, सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, वो होता है बागी। तो इसको बोलते हैं बागी बलिया। 1942 में आजाद हो गया था। अंग्रेजों ने इसको कब आजाद करा दिया था, 1942। पूरा देश कब आजाद हुआ, तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि भैया ऐसे शहर का नाम बताओ उत्तर प्रदेश के जो आजादी के पहले ही आजाद हो गया था। बागी बलिया। अंग्रेज थर्रा गए थे इतने पे, अंग्रेज जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था ना बेटा, थर्रा गए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे बलिया में। इसको यही से तो कहते हैं बागी बलिया। यहाँ पे एक जवान थे, 1942 में आजादी दिला दी थी। बलिया है ना, स्वतंत्र हो गया था और अपन को आजादी मिली 1947 में और ये 1942 में स्वतंत्र हो गया था आजाद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्वतंत्रता के पहले ही उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भैया स्वतंत्र हो गया था, बलिया। कब हैं भैया? स्वतंत्रता के पहले उत्तर भारत के किस शहर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था? बलिया ने। किस शहर ने भैया? बलिया ने। किसने? बलिया ने। याद हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़िए। अब ये हो गया बलिया। अब बलिया के आगे आइए, आपको एक जगह मिलेगी भैया बलिया, गाजीपुर। गाजीपुर के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगी गोरखपुर। एक जगह मिलेगी, कौन सी? गोरखपुर। मिला कि नहीं मिला? बोलो, मिल गया गोरखपुर? बताइएगा मिला कि नहीं मिला? मिल गया। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है भैया? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है भैया? गोरखपुर। और यहाँ पे गोरख देखो, यहाँ पे नेपाल लग जाता है, यहाँ से नेपाल बॉर्डर लग जाता है, ये यहाँ से नेपाल लग जाता है ना। तो यहाँ गोरखपुर में एक जंगल है, इस पता है कई बहुत लंबे हिस्सा में यहाँ पे जंगल है। इसका जंगल को कटवाते क्यों नहीं है? इसका कारण है कैसे अपन लोग यहाँ से इस जंगल की रास्ताएं अपन को पता है, या चाइनीज लोगों को पता नहीं है, तो अपन लोग डायरेक्ट जंगल से घुस करके कहाँ आक्रमण कर सकते हैं? चाइना में। ये है इस जंगल को कटवाने का ना कारण। नहीं तो इस जंगल को कटवा देते, बेफालतू में जगह गोटे है भैया। लेकिन जंगल ना कटवाने का कारण क्या है? क्योंकि ये है बिल्कुल, ये गोरखपुर बिल्कुल नेपाल से सटा है और नेपाल का ये नेपाल का हिस्सा जो है, नेपाल किससे सटा है? चीन से। तो इस हिस्से में भैया जंगल है। जंगल कौन सा जंगल? कुसमी जंगल। कौन सा जंगल बेटा? कुसमी जंगल। कौन सा जंगल है? गोरखपुर में भैया कौन सा जंगल है? कुसमी जंगल। गोरखपुर में कौन सा जंगल है? कुसमी जंगल। कुसमी जंगल। गोरखपुर में कौन सा जंगल है बेटा? कुसमी जंगल। गोरखपुर में कौन सा जंगल है? कुसमी जंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद यहीं पे गोरखपुर के पास में, कहां पे? गोरखपुर के पास में बेटा एक जगह है, गोरखपुर के पास में यहां पे
कैसा? यूपी का, यूपी का। ध्यान समझना, ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पे गोरखपुर है ना, गोरखपुर, तो गोरखपुर में एक भैया बगैर इसके पास में ही कौन सा एक कांड हुआ था, चोरी चोरा घटना। कौन सी घटना हुई थी? 5 फरवरी 1922। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी कब भैया हुई थी? 1922। 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को यहाँ पे कौन सी घटना हुई थी? चोरी चोरा घटना। कहाँ पे भैया? गोरखपुर के पास में चोरी चोरा घटना हुई थी। चोरी चोरा घटना क्या है? जब भैया असहयोग, गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लोग, भारत से बहुत सारे लोग जा रहे थे असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए। असहयोग, भैया हम तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। अंग्रेजों को बहिष्कार कर दिया था पूरी तरीके से कि हमें अंग्रेजों का कोई सामान नहीं चाहिए। असहयोग, तुम्हारा भैया कोई सहयोग नहीं चाहिए। इसकी हर चीज भैया, हर चीज, जितने भी दुकानदार थे अंग्रेज, सबसे सामान लेना बंद कर दिया था। अंग्रेजों से कोई अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदता था। असहयोग आंदोलन कर दिया था गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन में लोग भाग लेने जा रहे थे, तो यहाँ पे अंग्रेज 22 अंग्रेजों के सैनिकों को 22 अंग्रेजों के सैनिकों को जिंदा जला दिया था। किसने? भारत के लोगों ने। भारत के लोग जो असहयोग आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे, 22 अंग्रेजी सैनिकों को जिंदा जला दिया था एक जेल के अंदर। कितने सैनिकों को? अंग्रेजी 22। तो इसी कारण से ये घटना कौन सी कहलाने लगी? चोरी चोरा घटना। और चोरी चोरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में। ये घटना क्या है बेटा? 22 अंग्रेजों के सैनिकों को भारतीय असहयोग आंदोलन में शामिल होने जा रहे भारतीयों ने जिंदा क्या कर दिया था भैया? जला दिया था। जिंदा क्या कर दिया था बेटा? जला दिया था। आगे बात समझ में? बोलिए। अब देखना, थोड़ा सा एक जगह छूट गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बगल में यहाँ पे भैया आपको एक जगह मिलेगी, वाराणसी। ये छूट गया है वाराणसी। और देख लो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जस्ट ऊपर चले जाओ, आपको मिलेगा वाराणसी। वाराणसी छूट गया था, इसको और पढ़ाना है। मिल गया? बोलो। सबसे पहले इसका वाराणसी का नाम था काशी। सबसे पहले क्या नाम था? काशी। फिर का नाम पड़ा इसका बनारस, और वर्तमान में क्या है? वाराणसी। पहले था काशी, फिर था बनारस, फिर का अब वर्तमान में क्या है? वाराणसी। काशी, बनारस, वाराणसी। पहले काशी था, फिर बनारस पड़ा, अब क्या है वर्तमान में? वाराणसी। समझ में आ रहा है सबको? बोलिएगा। साड़ी के लिए जाना जाता है कौन सा शहर? बनारसी साड़ी कहते हैं। तो भैया ध्यान से समझना, यहाँ पे कौन सा उद्योग है? साड़ी उद्योग। साड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है भैया? कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का? पान कहाँ का भैया? खाई के पान बनारस वाला। तो भैया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, पान के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के एक BHU है भैया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? जो यहाँ से पढ़ के आता है BHU से, वो बहुत विद्वान होता है। इसमें जिसका भैया इसको ये कॉलेज मिल जाए ना BHU, सौभाग्यशाली होता है जिसको BHU से भैया डिग्री करने को, ग्रेजुएशन करने को मिल जाए। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बड़ा भैया, बिल्कुल समझ लो। यहाँ से फिर जॉब लगना ही लगना, क्लियर हो जाता है कि लगना ही लगना है जॉब BHU से जो पढ़ के आता है। गवर्नमेंट है, सरकारी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो यहाँ से जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जो यहाँ से पढ़ के आता है विद्वान हो जाता है भाई। वो ऐसे रियल में सबसे वास्तव में अभी भी जिस विद्यालय में भैया, यूनिवर्सिटी में यदि पढ़ाई हो रही है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बड़ी अच्छी पढ़ाई। गवर्नमेंट में फीस कहाँ लगती है? गवर्नमेंट में फीस नहीं, लेकिन पहले इसके लिए तो टेस्ट देना पड़ता है तुम्हें। पहले टेस्ट तो निकालो जब तो तुम्हें ये मिलेगा। जैसे IIT कॉलेज मिलते हैं तो पहले टेस्ट निकालो जब तो मिलते हैं, तो इसके लिए पहले टेस्ट देना पड़ता है। हाँ, तो ध्यान से समझिए। तो वाराणसी काय के लिए प्रसिद्ध है? साड़ी के लिए, पान के लिए, और यहाँ पे क्या है भैया? BHU। यहीं पर भैया वाराणसी में आपको फूल उद्योग मिलेगा।
फूल उद्योग, यहाँ पे इतना फूल भैया, क्योंकि यहाँ पे मंदिर बहुत ज्यादा है बनारस में, तो फूल, इतने फूल, बिल्कुल समझ लो कि एक ठेला फूल पर डे निकलते हैं, बस बहुत सारे उद्योग है पूरे फूलों का। पता पड़े कि इतना मार्केट है बिल्कुल फूलों ही फूलों का, चले जाओ तो खुशबू ही खुशबू आती है। फूलों का उद्योग है यहाँ पे। कहाँ पे? बनारस में। बनारस में काय का उद्योग है बेटा? फूलों का। याद हो जाएगा। चलिए भैया, वाराणसी के जस्ट, वाराणसी में एक मणिकर्ण का घाट है, आपको हमने कल बताया था। वाराणसी में मणिकर्ण का घाट है जिसकी राख कभी कुछ ठंडी ही नहीं होती, हमेशा यहाँ पे मुर्दे क्या होते हैं, दिन रात जलते ही रहते हैं। आज तक वाराणसी के मणिकर्ण का घाट की भैया राख कभी ठंडी नहीं हुई, आज तक ठंडी नहीं हुई, हमेशा यहाँ पे एक ना एक मुर्दा क्या होते हैं, जलते रहते हैं। ठीक है, मणिकर्ण का घाट, जिसको मणिकर्ण का घाट में जला दिया जाए वो सीधे बताया जाता है, सब भैया बताया गया कि सीधे कहाँ पहुँचता है, सीधे स्वर्ग पहुँचता है। ठीक है, सब लोगों के भैया वो नहीं होता, सब लोग कहते हैं कि हमें मणिकर्ण का घाट में जलाना है। तो ध्यान समझना, वाराणसी के जस्ट बगल में आप चले जाओ, आपको एक जगह मिलेगी, कौन सा भैया? सारनाथ। वाराणसी के जस्ट बगल में चले जाओ, आपको एक जगह मिलेगी भैया, कौन सी जगह? सारनाथ। मैप पे देखो मिल गया, मिला कि नहीं मिला? जिन्ना मिला हो तो बताओ हमें, बोलो। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? याद है? सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, और सबसे प्रथम पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में महात्मा बुद्ध का कौन सा उपदेश हुआ था? पहला उपदेश, प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था बेटा? यूपी के सारनाथ में। कहाँ पे हुआ था? यूपी के सारनाथ में। यहीं से भैया सारनाथ से अशोक स्तंभ लिया गया है। क्या लिया गया है? अपना भैया राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, जिसमें से भैया 4 शेर हैं। जिसमें कितने शेर हैं? लेकिन अपन को कितने दिखाई देते? 3 दिखाई देते हैं। जो अशोक स्तंभ में भैया एक पीछे रहता है, अपन को है 4 शेर। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक स्तंभ में 4 शेर में मतलब कितने शेर हैं, अपन को दिखाई कितने देते हैं? 3 दिखाई देते हैं, लेकिन है कितने? 4 हैं। 4 हैं। देखो आप लोग जब अशोक स्तंभ देखोगे ना, तो अपन को सामने से 3 शेर दिखाई देंगे, एक पीछे है, तो 4 शेर हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3। यहीं से लिया गया था। कहां से? सारनाथ से। तो लिख लो, अशोक स्तंभ भी यहीं से लिया गया था। अशोक स्तंभ यहीं से लिया गया था, जिसमें 4 शेर हैं, जो हमें 3 दिखाई देते हैं। जो हमें कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। 3 दिखाई देते हैं। हमें कितने दिखाई देते हैं बेटा? 3 दिखाई देते हैं। 3 दिखाई देते हैं। 3 दिखाई देते हैं। चलिए भैया, ये समझ में आ गया। चलिए, टाइम हो गया है। ये भैया अपना आज उत्तर प्रदेश पूरा क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। पश्चिमी बुंदेलखंड, अवध का क्षेत्र और पूर्वांचल सब पूरा पढ़ा दिया हमने। कल भैया अपन लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके। खतरनाक स्टैटिक जीके बिलात है, क्योंकि अपन लोग भैया उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इसकी बहुत डीप से पढ़नी है। तो बहुत अच्छी जी स्टैटिक है। आप लोगों को कल की क्लास जरूर लेना है। स्टैटिक कल पढ़ाएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश की कल क्या चलेगी बेटा? स्टैटिक। वो क्लास लेना ना भूलें भैया। चलिए, हमें आशा है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 जीएस स्टडी। बच्चों को भैया, बच्चों से प्रेम करिए, सैनिकों से का सम्मान करिए, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधे जरूर लगाइए। जय हिंद, जय भारत।